हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप लोगों को SCC क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी दबा ले ताकि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और उस वीडियो को आप देख सकें, है ना। तो आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी को और स्पीड कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है वह काफ़ी नज़दीक आता जा रहा और एग्ज़ाम जो है वह बहुत सारे टेंशन्स को भी लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपका जो है वह क्या होगा कि सफलता भी जल्दी मिल जाएगा और अपने एग्ज़ाम को भी जो है वह आसानी से क्रैक कर जाइएगा, है ना। तो ये वीडियो जो है वो आपको जो है वह बहुत सारे एग्ज़ाम को, है ना, देखते हुए बनाया जाता है। उन वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर बात किया जाए तो वो जो है वह BPSC और जो है वह सेवेंथ फेज टीचर की जो बहाली आई है ना, उसके मकसद से उसको देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारे जगहों पे जो है वो आप देखते होंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझाया जा रहा है ना, कि आपको सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है। उस सेट प्रैक्टिस से जो है वो आपको तो वो स्टोरेज नहीं रह पाता हमारे दिमाग में। तो हम लोग जो है वह एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है कंसेप्ट दे दे और वो कंसेप्ट जो है वह आपको क्या करे कि एग्जामिनेशन हॉल तक, या कह लीजिए अगर आप एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, नोट बना लेते हैं, आप सेल्फ नोट बना लेते हैं तो वो आपके लिए लाइफ टाइम भी हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग जो है वह लास्ट क्लास में त्वरण के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग जो है वह लास्ट क्लास में त्वरण के बारे में पढ़े थे, जिसको एक्सेलरेशन, तो यही एक्सेलरेशन के बारे में जो है वह हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग जो है वह उसी को शुरू कर रहे हैं ना। तो एक्सेलरेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ को हमने पढ़ रहा था, है ना। हम लोग जो है वह एक्सेलरेशन के बारे में बहुत सारे चीज़ को पढ़ लिए हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो वो किस तरीके से, है ना, वर्किंग करता रहता है। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो वो किस तरह से होता है। फिर यह जो है वह इसकी क्वांटिटीज़ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो है वह ये क्या है। तो हम लोग जो है वह जहाँ से छोड़ दिए हैं, है ना, एक्सेलरेशन के बारे में, वहीं से जो है वह हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या क्या और बच गया था, है ना। तो आप जो है वह पॉइंट डाल करके लिख लीजिए आप, है ना, कि त्वरण जो है वह त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है। और इस सदिश राशि के बारे में जो है वह हम पूरा जो है वह बता ही दिए थे कि त्वरण के जो सदिश राशि है तो वह कैसे है। अब बात करते हैं कि त्वरण का SI मात्रक क्या होगा। त्वरण का SI मात्रक, है ना। तो त्वरण का SI मात्रक कहने का मतलब जो है कि अगर हम बात करें कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है तो एक्सेलरेशन बराबर V - U बटे T। मतलब यही था कि वेग में परिवर्तन बटे समय। तो अगर हम बात करें कि वेग का क्या था, है ना, तो वेग बराबर क्या होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन है तो वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हम लोग बोले थे कि मीटर से डिनोट करेंगे तो M बटे S। तो इसका मतलब है कि त्वरण का SI मात्रक अगर बात किया जाए कि त्वरण का SI मात्रक क्या होगा, है कि नहीं, आप देखते रहिए सिर्फ। तो त्वरण का SI मात्रक तो वेग में परिवर्तन है यहाँ लिखा हुआ, तो वेग का क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड। ऑलरेडी एक टाइम है यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम ये लिखे तो मीटर पर सेकेंड और इसके नीचे 1 होगा तो ये पलट करके जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब त्वरण का SI मात्रक अगर आपसे पूछे तो आप जो है वह आसानी से बता सकते हैं कि त्वरण का SI मात्रक जो है वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये कैसे हो रहा है ये भी हम बता दिए, है कि नहीं। देखिए कैसे निकल करके आया है। अब जब त्वरण का SI मात्रक हो गया, है ना, तो अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि इसकी जो है वह डायमेंशनल फार्मूला क्या है। त्वरण का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसी को ही विमा सूत्र कहते हैं, विमाए
सूत्र ही कहते हैं इसी को, है ना। तो त्वरण का है ना डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो देखिए वेग में परिवर्तन कहने का मतलब ए बराबर है वेग में परिवर्तन बटे समय, है ना। अब देखिए वेग में परिवर्तन मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो अगर बात किया जाए कि वेग जो है मतलब कि ये जो है, तो मीटर को किस में मेजरमेंट करेंगे हम, देखिए आप मीटर को किस में मेजरमेंट करते हैं, तो एल में, है ना। MLT याद कीजिए, MLT हम फॉर्मूला लिखे थे, M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम, है कि नहीं। तो L लेंथ है और समय का सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ तो T का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन का LT और ऊपर जाएगा तो माइनस, इसी को है ना डायमेंशनल फार्मूला जो है वह एक्सेलरेशन का अगर पूछे तो क्या हो जाता है m0LT-2, यही जो है वह वीमा सूत्र है। तो ये किसका वीमा सूत्र है, तो आपसे पूछेगा वीमा सूत्र जो है वो त्वरण का है। तो ये सारे बात जो है वो हम लोग जो है वह देखें, जहाँ से हम लोग जो है वह छोड़े थे कि त्वरण जो है वह एक सदिश राशि, त्वरण का ऐसा मात्रक है। अब बहुत सारे चीज़ जो है वह हम देखते हैं, है ना, कि त्वरण में जो है वह अगर हम बोले थे आपको कि एक समान की बात करेंगे, एक समान चाल की बात हम करेंगे, तो हम जो है वह आपको जो है वह गति के प्रकार पढ़ा रहे थे, याद कीजिए। तो गति के प्रकार में हम बोले थे आपको कि वृत्तीय पाथ पे जब घूमेंगे तो उसमें जो है वह क्या कंडीशन होगा, है ना। फिर जब हम एक समान चाल पढ़ा रहे थे तो एक समान चाल में भी हम आपको बताए थे कि एक समान चाल को जो है वह हम कहाँ बताएंगे, तो वृत्तीय गति के यहाँ पर जाकर के हम आपको बताएंगे, है ना। तो अब देखिए उसी को देख रहे हैं, इसको जब तक के लिए हम इरेज कर रहे हैं ना, बस आप जो है वह ध्यान लगा करके देखते जाइए, सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे, है ना। बस आपको पेशेंस रखना है कि कौन कंसेप्ट कहाँ देना है वो हमको पता है कि नहीं। तो सारे चीज़ जो है वह आप एक जगह ले लीजिएगा, आप पता चला कि कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना, तो वो वही बात नहीं होगी यहाँ पे, है ना। अब देखिए वृत्तीय गति, हम इस वृत्तीय गति को पढ़े थे, है ना। वृत्तीय गति को जो है वह गति के प्रकार जब हम पढ़ा रहे थे मोशन चैप्टर में, है ना, चैप्टर नंबर 2 में जब हम पढ़ाते थे मोशन, तो इसी में भी हम पढ़ा रहे थे। तो आप देखे होंगे कि वृत्तीय गति के प्रकार को जब हम पढ़ा रहे थे तो वृत्तीय गति के नाम से जो है वह एक प्रकार था, है ना, उसको भी हम पढ़ाए थे। तो वृत्तीय गति की बात अगर किया जाए तो वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, वृत्ताकार पाथ पे जब कोई वस्तु चलती है तो उसी को कहा जाता है वृत्तीय गति, यही बात निकल करके आया था। तो अगर आपसे अब पूछा जाए, है ना, कि क्या होता है, तो वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन की बात करें तो वृत्ताकार पाथ पर जब कोई वस्तु चलती है तो उसी को कहा जाता है वृत्तीय गति। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो है वह एक समान चाल भी पढ़े थे, है ना। ध्यान देने वाली यहाँ पे ये वाली बात है कि एक समान चाल पढ़े थे, एक समान चाल जो है वह, तो अब जब ये बात कहेगा कि एक समान चाल से जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पे चलती है ना, जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति पे चलती है तो वह त्वरण गति को प्रदर्शित करती है। एक समान चाल से जब कोई वस्तु एक समान चाल से, है ना, जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति पे चलती है तो वह त्वरण को प्रदर्शित करती है, तो वह त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। ये बात जो है वह हम लिख दिए, है ना। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पे चलती है तो जब उसकी चाल होती है, चाल क्या होती है, कहने का मतलब ये जो वृत्तीय गति पे चलती है तो इसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। देखिए जहाँ अभी ये दिशा है, यहाँ अभी इसकी ये दिशा है, फिर यहाँ पे होंगे तो इसकी दिशा जो है वह ऐसे हो जाएगी,
फिर अगर यहाँ पे है तो इसकी दिशा देखिए यहाँ आ गई, फिर अगर वस्तु यहाँ है तो इसकी दिशा जो है वह यहाँ आ गई, फिर इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, फिर इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वृत्ताकार पाथ पर जब कोई वस्तु चलती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है ना। एक और पॉइंट लिख लीजिए कि जब कोई वस्तु है ना वृत्ताकार पाथ पे चलता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पे चलता है, वृत्ताकार पथ पर चलता है या चलती है ना, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पे चलती है तो उसकी दिशा, तो इसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है, इसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पे चलेगी तो वृत्ताकार पाथ पे चलने में उसकी दिशा जो है वो हमेशा बदल रही होती है, और जब उसकी दिशा हमेशा बदलती रहेगी, है कि नहीं, जब उसकी दिशा जो है वो हमेशा बदलती रहेगी तो वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा। और जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसी को त्वरण कहते हैं। तो वृत्ताकार पाथ पे क्या हो रहा है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, चाल के दिशा में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो वेग में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो वो त्वरण गति को प्रदर्शित करेगा। इसी वजह से जो है वह वृत्ताकार पाथ पे जब कोई वस्तु चलती रहती है तो वो त्वरण गति को प्रदर्शित करती रहती है। यही बात जो है वह हम यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली ये है कि एक समान चाल से चलता रहे, असमान चाल से फिर चलेगा तो फिर वो जो है वो त्वरण तो है ही, है ना, क्योंकि असमान चाल से चलेगा तो आगे या पीछे चाल तो कर ही रहा होगा। तो असमान चाल से चल रहा होगा तो दिशा जब फिक्स हो जाती है तो वो वेग कहलाता रहता है। तो इसी तरह से जो है वह एक समान चाल से जब कोई वस्तु चलती रहती है तो वृत्ताकार पाथ पे, तो उसको कहा जाता है क्या, त्वरण गति को प्रदर्शित कर रही है। और ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पे चलती है तो उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। तो ये दो बातें जो है वह निकल करके आया है जो कि वृत्ताकार पाथ पे चलने से होती है। अब देखिए वृत्ताकार पाथ पे जब कोई वस्तु चलती रहती है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा रहे हैं, है ना, कि जब कोई वृत्ताकार पाथ पे चलती रहती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पे चलती है तो क्या होता है कि एक सेंटर की ओर, केंद्र की ओर फोर्स लगता रहता है ना, तो केंद्र की ओर फोर्स लगता रहता है। अब इस फोर्स का क्या नाम है, तो अभिकेंद्रीय बल नाम है, अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि केंद्र की ओर एक फोर्स लग रहा होता है और केंद्र से बाहर भी एक फोर्स लगता रहता है, केंद्र से बाहर भी एक फोर्स लगता रहता है, उसको कहा जाता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, है ना। तो ये दोनों बातें जो है वह, इन्हीं दोनों बातों की वजह से जब कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पे चलता है तो इन दोनों फोर्स के लगने के कारण ही कोई भी वस्तु जो है वह बैलेंस होकर के चलता रहता है। अगर अभिकेंद्रीय बल अधिक हो जाएगा तो वस्तु गिर जाएगा, अब केंद्रीय बल अधिक होगा तो वस्तु फिर गिर जाएगा, है ना। तो वृत्ताकार पाथ पे चलने के लिए इन दोनों में बैलेंसिंग फॉर्म भी होता रहता है ना। तो ये अभिकेंद्र की ओर बल लगता है तो केंद्र जो है बाहर की ओर एक बल लगाता रहता है। तो ये दोनों चीज जो है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम बल पढ़ा रहे होंगे, है ना, क्योंकि इसमें बल की बात हो रही है, ये बल की बात हो रही है। तो इन दोनों का जो है वो बहुत ही दैनिक जीवन में यूज भी है, डेली लाइफ में यूज भी है। तो इसको भी हम जो है वो अब समझेंगे बल के यहाँ पे। फिलहाल हम जो चीज समझा रहे थे आपको, वो चीज आपको जो है वो आई थिंक कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है वो वृत्ताकार पाथ पे जब कोई वस्तु चलती रहती है तो उसको त्वरण गति क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके दिशा में परिवर्तन होता रहता है। और जब हमेशा दिशा में परिवर्तन होता रहेगा तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है।
तो ये दो बातें जो है वह मुख्य बातें थी। और ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी वस्तु वृत्ताकार पाथ पे चलती है तो एक केंद्र की ओर फोर्स लगती है और एक केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगती है। केंद्र की ओर जो फोर्स लगती है उसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, केंद्र से बाहर जो बल लगता रहता है उसको अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अब ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे जो है वो दूध से मक्खन निकालते हैं, वॉशिंग मशीन में जो है वो हम कौन सा बल का यूज करते हैं, ये सारे चीज पढ़ेंगे, है ना। पृथ्वी जैसे उसके चारों ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं तो वो कौन बल के कारण जो है वो बैलेंस होते रहते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे, है ना, कि ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो है वह चारों तरफ घूमते रहते हैं तो फिर उसको जो है वह कौन सा बल लगता रहता है, एक्टिंग करता रहता है। तो ये सारे चीज़ जो है वह हम लोग देखेंगे, है ना। फिलहाल हम फोर्स पे जा करके पढ़ेंगे, तो जब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं पे हम आपको अभिकेंद्रीय बल भी पढ़ाएंगे और अपकेंद्रीय बल के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो इतना ही जो है वह हम लोगों को पढ़ना था अभी, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि आगे जो है वह क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वह आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्तीय गति पे जो है वह किस तरीके से जो है वह ये एक्सेलरेशन होता रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग एक समान त्वरण, इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वह क्या होता है कि ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वह, ठीक है मेरे भाई, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है ये जो है वह हम परिभाषा लिख रहे हैं आपको और इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है वह क्या होता है ना। ध्यान रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं हम यूज़ करके करेंगे, है ना। तो आपको कहाँ यूज़ करेंगे ये वो वहीं पे बताएंगे, है ना। तो आप जो है वह सिर्फ हम देखिए कि ये क्या है ना। तो एक समान त्वरण जो है वह क्या होता है, तो एक समान त्वरण जो है वह बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर समय अंतराल में, है ना, लिख लीजिए, बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर, है ना, कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर वेग में परिवर्तन, अगर वेग में, है ना, परिवर्तन समान हो रहा हो तो इस प्रकार के त्वरण को एक, है ना, इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए एक समान त्वरण तो क्या कर रहा है, बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर वेग में परिवर्तन, है ना, एक समान हो रहा हो, वेग में परिवर्तन समान हो तो इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहेंगे, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कैसे, तो देखिए ये जो है वह उसी तरह से जैसे हम जो है वह एक समान वेग को समझे थे उसी तरीके से इसको भी समझेंगे, है ना। तो देखिए ये क्या है कि ये एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट से और ये हम जो है वह बांट दिए, इसको 40 किलोमीटर मान लेते हैं कि ये है, तो ये 10 किलोमीटर, है ना, ये भी जो है वो 10 किलोमीटर है और ये भी जो है वो 10 किलोमीटर है ना। तो कहने का मतलब यही है कि 30 किलोमीटर में बांट ले अगर, और इसमें भी वेग में परिवर्तन समान हो रहा है, 1 घंटा में ये गया है, ये भी 1 घंटा में गया, ये भी 1 घंटा में गया। तो 1 घंटा में क्या हुआ है कि वेग में क्या हुआ, 10 किलोमीटर गया है ना। फिर ये भी 10 किलोमीटर गया है, ये भी 10 किलोमीटर गया है,
तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो प्रत्येक घंटा में वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? तो प्रत्येक घंटा में वेग में परिवर्तन समान हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ 10 से यहाँ पे आया है, तो ये जो है वह क्या हो गया कि ये शुरू जो है वो 10 किलोमीटर से होकर के फिर यहाँ पे 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चला, और यहाँ भी जो है वह किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, और यहाँ भी किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। तो 1 घंटा में यहाँ से यहाँ तक आया, फिर अगले 1 घंटा में यहाँ से यहाँ तक आया, फिर अगले 1 घंटा में यहाँ से यहाँ तक आया। तो 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ये चल रहा था, है कि नहीं? ये 10 किलोमीटर पर घंटा। अगर ये कहे कि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ था, ये फाइनल स्पीड है ना, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसके बीच में अंतर कितना है? तो इसको बीच में अंतर जो है वो 0 का है, क्योंकि जब हम घटाएंगे तो 0। तो क्या हो रहा है कि है ना, वेग में परिवर्तन समान हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन समान होगा तो उसी को कहा जाता है बराबर, है ना, एक समान त्वरण। तो वेग में परिवर्तन जो है वो समान हो रहा है, इसी वजह से इसको जो, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा। है ना, देखते हैं कि असमान त्वरण क्या होता है। अब हम लोग जो है वो देखते हैं, एक समान त्वरण पढ़ लिए, अब देखते हैं हम लोग जो है वो असमान त्वरण जो है वो क्या होता है ना। तो असमान त्वरण लिख लीजिए, असमान त्वरण, ठीक है। इसी को कहा जाता है इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखिए बराबर समय अंतराल में इसका परिभाषा क्या होगा? बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे समय अंतराल, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन असमान हो, तो इस प्रकार के त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं, असमान, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है कि असमान रूप से हो रहा है। तो जब असमान रूप से हो रहा होगा वेग में परिवर्तन, तो यहाँ पे भी बातें बहुत जो है वो समझ में आती है आपको कि एक जो है वो हम ये समझें कि यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ, तो ये 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से यहाँ आया, 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से है, और यहाँ जो है वो 40 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रहा। तो इसमें जो है वो मान लीजिए कि कुछ भी समय लगा हो 30 मिनट, और यहाँ जो है वो 40 मिनट लग गया है, तो बराबर सॉरी, है ना, यहाँ भी 30 मिनट है, तो बराबर समय अंतराल है ना। लेकिन बराबर समय अंतराल में आप देखिए कि वेग में परिवर्तन बराबर हो रहा है, तो बराबर समय अंतराल में वेग में परिवर्तन बराबर नहीं हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन जब बराबर समय अंतराल में बराबर नहीं होगा तो उस तरह के त्वरण को कहा जाता है असमान त्वरण। तो ये एक है, ये एक कंडीशन बना, है ना। दूसरा कंडीशन ये देखिए, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, है ना, बस थोड़ा सा ही दिमाग दौड़ाना है आपको। ये भी 30 मिनट ही लगा, और ये भी 30 मिनट ही लगा। ये जो है वह 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा था, यहाँ जो है वह 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला, और यहाँ जो है वह मान लीजिए कि 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड। तो वेग में परिवर्तन असमान रूप से यहाँ भी हो रहा है, देखिए। तो वेग में परिवर्तन समय समान है, लेकिन वेग में परिवर्तन असमान रूप से हो रहा। समय समान है लेकिन वेग में परिवर्तन असमान रूप से हो रहा। इसका मतलब है असमान त्वरण में वेग में परिवर्तन
असमान त्वरण में वेग में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है। एक जो है वह पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है और दूसरा जो है वह निगेटिव परिवर्तन हो सकता है कि नहीं। तो एक जो है वह धनात्मक परिवर्तन और एक जो है वह ऋणात्मक परिवर्तन। यही धनात्मक परिवर्तन जो है वह एक्सेलरेशन और इसी को कहा जाता है रिटार्डेशन भी। तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि असमान परिवर्तन जब होगा तो असमान त्वरण जब होगा तो असमान त्वरण में दो तरह की बातें निकल करके आ रही है। एक तो ये है कि समान समय अंतराल में पॉजिटिव चेंज हो सकता है, दूसरा ये है कि असमान त्वरण में ही समान समय अंतराल रहेगा लेकिन परिवर्तन वेग में परिवर्तन नेगेटिव देखने को भी मिल रहा है। तो वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, निगेटिव भी होगा। निगेटिव परिवर्तन को रिटार्डेशन कहा जाता है, जो कि है ना, जो कि हम पिछले क्लास में भी आपको त्वरण के दो रूप होते हैं वो दोनों रूप को बताए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जो है वह कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आपसे अगर पूछेगा कि असमान त्वरण जो है वह कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो असमान त्वरण में दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहले कंडीशन या तो पॉजिटिव जो है वह चेंज हो सकता है ना। ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी है ना, पॉजिटिव हो रहा है, और ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है। तो वेलोसिटी मतलब ये है कि वेग में परिवर्तन या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। वो कहाँ, तो असमान त्वरण में। लेकिन समान त्वरण में बात करेगा तो समय समान रहता है और वेग में परिवर्तन भी समान होता है। तो समान यूनिफॉर्म जो है वह एक्सेलरेशन में क्या है कि एक ही कंडीशंस है, वो जो है वह हमेशा वेग में परिवर्तन जो है वह समान होता रह जाएगा, मतलब शून्य आता रहेगा वेग में परिवर्तन की तरह, है ना। तो वेग में परिवर्तन जो है वह शून्य आ जाए या पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, कुछ भी आए लेकिन समान रूप से आएगा। पहला जो था वो दूसरा में, दूसरा जो तीसरा में, इस तरीके से रहे तो उसको कहते हैं एक समान त्वरण। और जब इस तरीके से रहे जो ये बातें हैं उसको कहते हैं असमान त्वरण। ठीक है मेरे भाई। तो अब जो है वह आपको त्वरण से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट जो है वह हमने ख़त्म किया है। आपको जो है वह एक एक करके समझा भी दिए हैं आपको। अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे ये कहा जाएगा रिटार्डेशन था, इसी का नाम मंदन भी है ना, इसी का अवत्वरण भी है। तो ये सब चीज़ जो है वह आप पढ़ भी चुके हैं ना। तो ये आपको हम पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिए थे। लेक्चर ये जो है वह एक्सेलरेशन का फर्स्ट लेक्चर में उसी में हम वो चीज़ पूरा पढ़ा भी दिए थे। यहाँ पे ये बता दिए आपको ना। तो अब जो है वह आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको पता चल गया होगा कि ये चैनल जो है वह कितना ऑथेंटिक है ना। बस एक कमी एक ही चीज़ों की है, वो है कि हम लोग जो है वो व्हाइट बोर्ड पे आ रहे हैं, बहुत जल्द जो है वह स्मार्ट बोर्ड पे भी आ जाएंगे आपके लिए, है ना। तो अगर आप लोग जो है वह सपोर्ट करते रहें तो हो सकता है कि बहुत जल्द आ जाएंगे, है ना। तो स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा आपको तो और भी मजा आएगा, क्योंकि जो है वो आपको PDF फॉर्म में भी PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है वह आपको जो है वह कलर चेंज कर करके बताएंगे। इस पे जो है वह ब्लू और रेड चलाते हैं ना, तो ब्लू जो है वह और रेड आपको ज़्यादा दिखता नहीं है, तो इस वजह से जो है वह हम ब्लैक का ही यूज़ कर दिए हैं पूरा का पूरा। तो आप जो है वह इस चैनल पे बने रहे, आपको जो है वह कंटेंट बहुत बेहतर मिल रहा है ना। आप जो है वह इस चैनल पे बने रहे, इस चैनल से जुड़े रहे, इस चैनल का परिवार बन जाए, सदस्य बन जाए, है ना। और जो है वह सब्सक्राइब करें, है ना। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपनी तैयारी को जो है वह लगे रहे अपनी तैयारी में और अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ाते रहे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है वह अगले क्लास में आप देखेंगे कि अब हमको क्या पढ़ना है, तो उसमें तो बाय।